आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं के विज्ञान का अध्याय 5 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं डोवेराइनर का त्रिक नियम, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, मेंडलीव की आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी और इनकी सीमाएं, ठीक है, व उनकी उपलब्धियां भी। साथ में हम पढ़ने वाले हैं धात्विक गुणधर्म, अधात्विक गुणधर्म। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे संयोजकता, परमाणु संख्या। आइए देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुरुआत होती है इस चैप्टर की या आधुनिक आवर्त सारणी की शुरुआत होती है। अगर आज तक की तारीख में कुल कितने तत्व हैं, आज तक की तारीख में कुल कितने तत्व हैं। हमारी पृथ्वी पर, हमारे ब्रह्मांड में कुल 118 तत्व हैं। तत्व उपलब्ध है 118, जिनमें से अधिकांश तो धातु है, सोडियम है, जिसमें से गोल्ड है, सिल्वर है। 118 तत्व में ही अधातुएं हैं, हाइड्रोजन है, हीलियम है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, एक्सेट्रा। 118 तत्व में ही कुछ उपधातु है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, जिनसे अर्धचालकों का निर्माण होता है। ठीक है, तो इतने सारे तत्व उपलब्ध हैं ब्रह्मांड में। तो हम ऐसे तो नहीं कर सकते हैं कि आज हम सोडियम के बारे में अध्ययन कर लेते हैं, चलो ठीक है, आज हम सोडियम का अध्ययन हो गया है तो आज हम पोटेशियम का अध्ययन कर लेते हैं या पोटेशियम के बारे में पढ़ लेते हैं, या आज मूड हुआ कि चलो ठीक है यार आज कॉपर के बारे में हम पढ़ लेते हैं। अब सभी तत्वों को अलग अलग अध्ययन करेंगे। सभी तत्वों का अगर हम अलग अलग अध्ययन करेंगे, हमारे लिए समय की बर्बादी है, बुद्धि का भी रायता फैलाने वाली बात होगी। ठीक है, तो 118 तत्वों को सुव्यवस्थित तरीके से अध्ययन करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, वैज्ञानिकों ने 118 तत्वों का अधिकतम अध्ययन करने के लिए उनका वर्गीकरण करना शुरू कर दिया। तो इनका वर्गीकरण वैज्ञानिकों ने किया कैसे? सबसे पहले किया कि टेबल के अंदर सुव्यवस्थित करना शुरू कर दिया। तत्वों को क्या करना शुरू कर दिया? सुव्यवस्थित करना शुरू कर दिया। अब बात आती है, वैज्ञानिकों ने टेबल में बाईं तरफ जो तत्व होंगे उनके गुणधर्म समान होंगे, ऐसा कहा। वैज्ञानिकों ने बोला कि दाएं तरफ जो तत्व हैं वो उनके गुणधर्म एक जैसे होंगे, और फिर कहा कि जो बीच में जो तत्व रखे होंगे या बीच में जो तत्व हम रखेंगे वो उनके गुणधर्म भी एक जैसे होंगे। अब सीधी सी बात हो गई कि बाईं तरफ है जो तत्व उनके गुणधर्म समान है, और जो दाईं तरफ है जो तत्व उनके गुणधर्म समान है, तो अब उनका अलग अलग अध्ययन नहीं करना पड़ेगा हमें। जो बाईं तरफ है उन तत्वों के लिए एक वाक्य बोल दें अगर हम, तो वह सभी तत्वों के लिए सही होगा। मतलब कि अब हमारा कितना सारा समय बच गया है, इसलिए तत्वों का वर्गीकरण करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, साथ ही अब हम पढ़ेंगे इसके साथ साथ सबसे पहले इसकी शुरुआत किसने की, इसको कैसे पढ़ना है। ठीक है, पढ़ते हैं। हमारे आसपास के पदार्थ जो हैं मिश्रण या यौगिकों के रूप में उपस्थित है। हमारे आसपास जो भी पदार्थ या तत्व हैं वो मिश्रण या यौगिकों के रूप में उपलब्ध रहते हैं। तत्व क्या है? ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने हैं तत्व कहलाते हैं। उदाहरण क्या ले लेते हैं? हम ले लेते हैं सोडियम, गोल्ड और मैग्नीशियम। ठीक है, सभी तत्व मतलब अभी तक तत्व कितने हैं? 118 तत्व ज्ञात हैं अभी तक। वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? अभी हमने देखा कि इससे समय बच गया है। इतने सारे तत्वों का अगर हम अध्ययन करते तो कितना सारा समय लगता। वर्गीकरण किया तो हमारा कितना सारा समय बचा है। तत्वों को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए तथा उनके अध्ययन को आसान बनाने के लिए उनका वर्गीकरण किया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्गीकरण किया गया तो सबसे पहले शुरुआत होती है सबसे पहले जो शुरुआत की वो डाल्टन ने की। और जब उन्होंने शुरुआत की तो इतिहास में और भी कई वैज्ञानिक आए होंगे जिन्होंने तत्वों को सुव्यवस्थित तरीके से जमाना शुरू कर दिया।
पर हमें तो सारे इतिहास के पन्नों में भी हमें यही मिलता है कि डोवे राइनर फर्स्ट मतलब पहले थे जो कि तत्वों को सुव्यवस्थित तरीके से जमाया, जिन्होंने तत्वों को सुव्यवस्थित तरीके से जमाया। उन्होंने जो वर्गीकरण किया उसे बोला जाता है डोवे राइनर का त्रिक नियम। सबसे पहले वैज्ञानिक और होंगे, पर हमने जो पढ़ा है वो तो डोवे राइनर ही है। डोवे राइनर 1829 की बात है, तो उस समय जो तत्व हुआ करते थे वो 30-40 ही हुआ करते होंगे, 30 समथिंग, ठीक है। तो अभी जो तत्व बड़े हैं 118 तत्व जो है 21वीं सदी में हुए हैं 118 तत्व, और उस टाइम पे तो 1829 में तो सिर्फ गिने चुने ही तत्व थे जिनको हम क्या कहते हैं, उनके नियम को त्रिक नियम उन्होंने 3-3 करके समूह 3-3 के समूह में जमाया। अब हम करते हैं बात डोवे राइनर के त्रिक नियम की, ठीक है। डोवे राइनर के त्रिक नियम, इन्होंने कब ये नियम दिया? 1829 में, जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार क्रमवार लगाया जाए तो 3 तत्वों के समूह प्राप्त होते हैं। हमें कितने तत्वों के समूह प्राप्त होते हैं? 3 तत्वों के समूह प्राप्त होते हैं। 2 तत्वों के परमाणु 3 तत्वों के समूह प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम त्रिक कहते हैं। त्रिक के मध्य जो तत्व है उसका परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार का माध्य होता है। तो पता है आपको माध्य कैसे निकालते हैं? आपने मैथमेटिक्स में देखा होगा, हमने कैल्शियम ले लिया, स्ट्रैंसियम ले लिया और बेरियम ले लिया, ठीक है। तो इनके परमाणु भार लिख लिए। अब जो परमाणु भार है फर्स्ट और जो लास्ट जो 3rd नंबर का है, उन दोनों को हम प्लस करते हैं, वहाँ 2 से डिवाइड करते हैं, तो हमें लगभग ये मिल जाता है 87.6। सो इसका मिल जाएगा हमें, ठीक है। अब इनकी बात आती है, इनकी हम सीमा की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं हम सीमा की। उस समय तक ज्ञात तत्वों के केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सके थे वे। डोवे राइनर त्रिक तो है, लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रैंसियम है, बेरियम है, साथ में कैल्शियम, ब्रोमीन और आयोडीन है। अब ये त्रिक नियम प्राप्त हुए हैं। अब आपको पता है कि हमने बता दिया इनको कैसे उन्होंने ज्ञात किया। जो पहला और जो आखिरी तत्वों का परमाणु भार है उसे हम प्लस करते हैं, फिर उसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें बीच वाले का वो मिल जाएगा माध्य। उसे क्या कहते हैं, हम मैथमेटिक्स में पढ़ा है, माध्य बोलते हैं। न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। अब न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत आया है। इन्होंने अपने नियम का आधार रखा तत्वों को परमाणु भार बढ़ते क्रम में। इन्होंने आधार क्या रखा? तत्वों का परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और फिर सोडियम, ठीक है। अष्टक नियम इसे कहते हैं। अब पहला तत्व व आखिरी तत्व, पहला तत्व जो है आखिरी तत्व जो है उसके गुणधर्म समान होंगे। उन्होंने कहा कि पहला तत्व है और आखिरी जो तत्व है उनके गुणधर्म समान होंगे। जैसा कि संगीत का जो पहला और आखिरी शब्द अक्षर होता है उसे हम बोलते हैं श। अब उन्होंने बोला कि जो इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की गई। संगीत के अष्टक से कैसे की गई? जैसे हम बोलते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा। फर्स्ट में भी जो आया वो सा आया है, लास्ट में भी जो है वो सा आया है। इसी के नियम अनुसार उन्होंने ये वाला नियम दिया, इसलिए हमें इसे अष्टक नियम कहते हैं। न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत अनुसार न्यूलैंड्स ने तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में सुव्यवस्थित किया तो पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान थे, ठीक है। इन्होंने इसकी तुलना किससे की है? संगीत से की है, इसलिए ऐसा अष्टक सिद्धांत कहा जाता है। जैसे अब हम बात करते हैं लिथियम एवं सोडियम है, सोडियम जो धातु के गुण जो है वो समान है, ठीक है।
गुण जो है इसमें समान है। अब इसकी सीमाओं के बारे में बात करते हैं। सीमाएं क्या हो गई इसकी? यह नियम केवल कैल्शियम धातु हल्के तत्वों तक ही लागू है और नए तत्वों के गुण इस सारणी से मेल नहीं खाते थे। अब हम बात करते हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण इसके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन है या आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी तत्वों के रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित है। इसमें 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहते हैं तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपलब्धियां। मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपलब्धियां क्या हो गई? ज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिए गए हैं, जैसे कि स्कैंडियम, गैलियम तथा जर्मेनियम के लिए। समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ स्थान मिल गया था इसमें। पिछली व्यवस्था को छोड़े बिना ही अक्रिय गैसों का पता लगने पर उन्हें अलग समूह में रखा जा सकता था। अब इसकी सीमाएं आ जाती हैं। सीमाएं क्या हैं इसकी? समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट नहीं की। समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट नहीं की इस सारणी में। ठीक है, हाइड्रोजन का स्थान निश्चित न होना, कुछ तत्वों का परमाणु द्रव्यमानों के अनुसार अनुचित क्रम। अब हम देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी तत्व के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उसका परमाणु संख्या अधिक आधारभूत गुणधर्म है। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार क्या होता है? तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होते हैं। जैसे कि मेंडलीफ की सारणी में भी यही था, सेम इसमें भी यही है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के दोष आधुनिक। ठीक है, समस्थानिक समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट की गई। इस आधुनिक आवर्त सारणी में क्या की गई कि समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट की गई। समान परमाणु वाले तत्वों का एक स्थान पर सामान्य समूह में रखा गया। कोबाल्ट जिसकी परमाणु संख्या 27 है, वह निकेल परमाणु संख्या 28 से पहले आएगा। परमाणु संख्या सदैव पूर्ण संख्या होती है, अतः हाइड्रोजन व हीलियम के बीच में कोई तत्व नहीं आएगा। ठीक है, ये देखा नहीं। परमाणु संख्या सदैव पूर्ण संख्या होती है, अतः हाइड्रोजन व हीलियम के बीच में कोई तत्व नहीं आएगा। अब इसमें नीचे है परमाणु संख्या। क्या है परमाणु संख्या? परमाणु संख्या को Z से निरूपित किया जाता है। परमाणु संख्या अणु के केंद्र में पाया जाता है, जो कि प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं, जिन्हें हम समूह कहते हैं या जिन्हें समूह कहा जाता है, तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। किसी भी आवर्त में पाए जाने वाले सभी तत्वों में कोषों की संख्या समान होती है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है लिथियम 2 और डेजला के 1, B 2 और 1। इसमें कोषों की संख्या क्या है? समान है। एक समूह में सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। जैसे कि अभी इसमें दिया है हाइड्रोजन 1। ठीक है, समूह 1 की बात कर रहे हैं हम। हाइड्रोजन 1, लिथियम 1 और 2 और 1 और नाइट्रोजन जो है इसमें 2 8, अरे सॉरी सोडियम होगा ये लग, सोडियम है। ठीक है, सोडियम। इसमें जो लास्ट में जो है सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? 1 समान है।
इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। ठीक है, समूह के नीचे जाने पर कोषों की संख्या, समूह के नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती है। आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति उनकी रासायनिक क्रियाशीलता को बताती है। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों द्वारा तत्व द्वारा निर्मित आबंध का प्रारूप तथा संख्या निर्धारित होती है। आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति। संयोजकता, परमाणु के सबसे बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता कहलाती है। समूह के ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता समान रहती है, परंतु आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर पहले 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर उसके बाद घटकर 0 हो जाती है। अब तीसरा जो अब हम इसमें बता रहे हैं उदाहरण के लिए, तीसरा जो आवर्त है उसमें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, इसके सल्फर वगैरह ये सब ले लिया हमने। ठीक है, इसमें रखा हमने तीसरे आवर्त की बात कर रहे हैं। संयोजकता हम 1, 2, 3, 4 तक बढ़ी, फिर 3, 2, 1, 0। ठीक है, अर्गन तक जाकर क्या हो गई, वो 0 हो गई। परमाणु साइज क्या है कि परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। परमाणु साइज से परमाणु त्रिज्या का पता चलता है। एक परमाणु के केंद्र से बाह्यतम कोश की दूरी ही परमाणु साइज है, मतलब बाह्यतम कोश की दूरी ही परमाणु साइज है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु साइज या त्रिज्या घटती है, क्योंकि नाभिकीय आवेश में क्रमिक वृद्धि होती है। समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु साइज व त्रिज्या बढ़ती है, क्योंकि नए कोषों की संख्या बढ़ती है, जिससे कि नाभिकीय और बाह्यतम कोश की दूरी बढ़ती जाती है। आज की वीडियो में इतना ही। आगे का जो है वो कल की वीडियो में रहेगा, धात्विक गुणधर्म और अधात्विक गुणधर्म के बारे में व इससे रिलेटिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ओके।